सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनल अकाउंट्स। आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, या फिर मैं यूं कहूं कि ये मेक और ब्रेक होने वाला है। रीज़न बीइंग, अगर आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करते हैं तो ना सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बल्कि इसके मार्क्स भी इतने ज़्यादा कैरी करता होगा दैट इसके क्वेश्चन के ठीक होने से आप अप्रॉक्स मिनिमम 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, इवन 15 मार्क्स और पूरा का पूरा 20 मार्क्स का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। तो इस टॉपिक में हम सारी एडजस्टमेंट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करेंगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन कोई भी हो, करनी तो उसमें आपको एडजस्टमेंट्स ही हैं। तो अगर आपकी एडजस्टमेंट्स पे ग्रिप बहुत ही ज़्यादा साउंड है तो आप इस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्जाम में बहुत अच्छे से कर पाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि जो फाइनल अकाउंट की जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो हम सबसे पहले जो नॉर्मल एंट्रीज हैं वो पास करते हैं जर्नल में। जर्नल के बाद वो जो सब एंट्रीज हैं वो सब्सिडरी बुक्स और लेजर में जाती हैं, और लेजर के बाद वो सब कहाँ पर ट्रांसफर होती हैं, वो आ जाती हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में। और यहाँ पर जो हमें सोर्स ऑफ इनपुट या सोर्स ऑफ डाटा मिलेगा वो ट्रायल बैलेंस ही होगा, और उसके हेल्प से हमें यहाँ पर फाइनल अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर हम फाइनल अकाउंट्स की बात करें तो फाइनल अकाउंट्स में क्या आता है? फाइनल अकाउंट्स के अंदर ये 3 अकाउंट या स्टेटमेंट्स या शीट्स आती हैं, दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है, फटाफट से हमें रिवाइज करा दो। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पे ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड क्यों? इसके पीछे रीजन ये है बिकॉज ये एक ही साल के लिए बनता है, ये एक ही पर्टिकुलरली ईयर के लिए बनता है। ये कोई बैलेंस शीट नहीं है जो ओवर द ईयर्स जितना भी बैलेंस उसमें जा रहा है वो दिख रहा होगा। नो, इट इज ओनली रिलेटेड टू 1 ईयर। तो उसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? ओपनिंग स्टॉक, आपका लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक कितना है वो इस बार आपका ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। देन परचेज, और अगर कोई रिटर्न्स हुई है उसको हम माइनस कर देंगे। डायरेक्ट वेजेस, पावर मतलब फैक्ट्री में यूज होने वाले सारे जो डायरेक्ट खर्चे हैं बेसिकली वो हम यहां पर लेते हैं। कैरेज, कैरेज इनवर्ट, सॉरी कार्टेज, कैरेज इनवर्ट्स। कैरेज इनवर्ट का मतलब सामान लाने का खर्चा। अभी आप रॉ मटेरियल कहीं से लेके आ रहे हो, अभी आप ये कस्टमर को बेचने की कोशिश नहीं कर रहे, अभी आप ये अपने फैक्ट्री में इसको प्रोसेस करने के लिए लेकर आ रहे हैं रॉ मटेरियल। और ऑक्ट्रॉय वगैरह। क्रेडिट साइड अगर हम देखें यहाँ पर क्या क्या आएगा? क्लोजिंग स्टॉक, जो आपका गुड्स अभी तक क्या नहीं हुआ, अभी तक आपका जो गुड्स सोल्ड नहीं हुआ, अनसोल्ड गुड्स। देन सेल्स लेस सेल्स रिटर्न। और अगर आपका यहाँ पर जो क्रेडिट साइड है वो हैवी होता है, वो हायर होता है, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट। अदरवाइज व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट ग्रॉस लॉस। आइदर ऑफ वन विल अपीयर, दोनों में से कोई एक ही चीज आएगी, बोथ कैन नॉट बी देयर। ओके, तो चलते हैं भाई, इसके बाद हम आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो यूजुअली दोनों अकाउंट कॉन्टिन्यूशन बेसिस पे बनते हैं। हम हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट से, देन वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स पी एंड एल अकाउंट। पी एंड एल अकाउंट का ये ओपनिंग बैलेंस कहाँ से आया होगा? ये ट्रेडिंग अकाउंट का ही जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? इसको ब्रॉट डाउन कर देंगे। देखो लिखा हुआ है बाय जीपी ब्रॉट डाउन। देन और जो आपकी इनडायरेक्ट इनकम्स होंगी, इनडायरेक्ट इनकम्स का मतलब जो इनडायरेक्टली आपको कहीं ना कहीं अर्न हुई हैं, उन सबको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि आपको डिस्काउंट मिल गया, आपने जब सप्लायर से गुड्स लिए तो आपको उसने कुछ डिस्काउंट दे दिया, आपको कमीशन मिल गई, आपको इंटरेस्ट मिल गया, लाइक दैट। और जो भी आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो सब आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? ऑब्वियसली एट द डेबिट साइड। और अगर आपका ट्रेडिंग के अंदर ग्रॉस लॉस आया होगा तो आपका जो ब्रॉट डाउन है वो कहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा? डेबिट साइड। बट जनरली हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट ही आता है, तो आपके लिए क्रेडिट साइड से ही पी एंड एल अकाउंट की शुरुआत होने वाली है। उसके बाद खर्चे देखो भाई, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या क्या हो सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस प्रीमियम, डिस्काउंट अलाउड। तो ये तो जस्ट एक जनरल लिस्ट है, इसके अलावा भी बहुत सारे जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, लॉसेज हैं, वो सब इसके अंदर आ सकते हैं। कमीशन, ये कमीशन कौन सी होगी? कमीशन जो आपने अलाउ की है, रिसीव्ड होती तो वो हमारी इनडायरेक्ट इनकम बन जाती। देन कोई इंटरेस्ट वगैरह आप दे रहे हैं, बैड डेट का आपको लॉस हो गया, हम जब इसको फिर अल्टीमेटली बैलेंस करेंगे, अगर हमारी क्रेडिट साइड हायर होगी वी विल गेट नेट प्रॉफिट, और अगर हमारी डेबिट साइड हायर होगी वी विल गेट द नेट लॉस। अगेन आइदर ऑफ वन विल अपीयर, दोनों अपीयर नहीं कर सकते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर अवर फाइनल अकाउंट, दिस इज बैलेंस शीट। हमें क्या बनानी होती है? हमें यहाँ पर बैलेंस शीट बनानी होती है। तो बैलेंस शीट अगर हम देखें, यहाँ पर एक बैलेंस शीट का प्रोफॉर्मा एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आपने बहुत बार बनाई है,
तो भाई यहाँ पर हम लाइबिलिटीज लिखते हैं एंड राइट साइड पे हम एसेट्स लिखते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना एज ऑन या एज एट लिख सकते हो, फॉर द ईयर एंडेड मत लिख के आना, बिकॉज बैलेंस शीट डाटा डजंट रिलेट टू ओनली 1 ईयर। क्या हमारे बैलेंस शीट में अगर कोई एसेट ऐसे लैंड एंड बिल्डिंग है तो जरूरी है वो इसी साल परचेज की होगी? नहीं सर, वो तो कभी की भी चलती हुई आ सकती है, एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर भी जो हम बैलेंस शीट है वो एज ऑन करके लिखते हैं, बाकी तो बैलेंस शीट बिल्कुल नॉर्मल ही होती है जैसे आपने हमेशा बनाई है। कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स, पेटेंट्स, डेटर्स। सर क्या हम एसेट और लाइबिलिटी के बैलेंस या बेसिकली एसेट के बैलेंस ऊपर नीचे लिख सकते हैं? हाँ जी, आप बिल्कुल इसको ऊपर नीचे अपने हिसाब से लिख सकते हो। लैंड एंड बिल्डिंग पहले लिख दिया, कैश बाद में लिख दिया, आपकी मर्जी है। लेकिन लाइबिलिटी साइड पे फॉर प्रेजेंटेशन पर्पज इट इज सजेस्टेड कि आप पहले यहां पर कैपिटल का ही क्लोजिंग बैलेंस लिखोगे, बाकी आप अदर लाइबिलिटीज को कैसे भी आगे पीछे करके लिख सकते हो। तो कैसे आएगी आपकी ये क्लोजिंग कैपिटल? जो आपकी ओपनिंग कैपिटल होगी, आपको जनरली ये क्वेश्चन में गिवन होगी, दिस इज योर ओपनिंग कैपिटल। इसमें हम ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट, जो हमारे पास कहां से आया है, जो हमारे पास P&L अकाउंट से आया है। और अगर नेट लॉस होगा तो ऑब्वियसली वो डिडक्ट हो जाएगा, और ड्रॉइंग्स भी हम इसमें से माइनस करेंगे जो प्रोपराइटर ने अपने लिए की है, और नेट में यहाँ पर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। और बाकी जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको भी हम अपनी लाइबिलिटी साइड पे शो करेंगे, जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, या और भी कोई यहाँ पर लाइबिलिटी हो सकती है, जैसे कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, लाइक दैट। ओके, तो इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपना एडजस्टमेंट का पार्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपकी अच्छी सी ग्रिप सारी एडजस्टमेंट में बन जाती है, अगर मैं नंबर की बात करूं तो यहाँ पर मैंने इन सब एडजस्टमेंट्स को 16 एडजस्टमेंट्स में कैटेगराइज किया हुआ है। तो अगर आप 16 एडजस्टमेंट अच्छे से रिवाइज कर लेते हो तो एग्जाम में कोई भी एडजस्टमेंट आएगी, आई होप आप उसको पक्का पक्का कर पाएंगे। तो आओ जी, सबसे पहले हम एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर हम लोग फर्स्ट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट का क्या नाम है? एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट का नाम है इन्वेंट्रीज या फिर क्लोजिंग स्टॉक। पक्का पक्का अगर क्वेश्चन आया या फुल फ्लैज क्वेश्चन आया तो ये एडजस्टमेंट तो होगी ही होगी। ओके, तो ये तो आपको एक श्योर शॉर्ट मार्क्स मिलने वाले हैं, तो भाई इसको अच्छे से समझो। तो देखो यहाँ पर आपको दो चीजें दी होंगी, क्लोजिंग स्टॉक उसकी मार्केट वैल्यू है कुछ, और कॉस्ट प्राइस है कुछ और। You know, sir, what does we know? You know, as per AS2, closing stock is valued at cost or market price, whichever is lower. प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है, जो दोनों में से लोअर है, जैसे इस एग्जांपल में वो 70,000 है, तो हम क्या करेंगे, उसको 70,000 लेंगे। और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ पर अपीयर होता है? सर, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे जाता है, और साथ में वो बैलेंस शीट के एसेट पे भी लाई कर जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। फाइन, तो वही यहाँ पर सब रूल्स लिखे हुए हैं। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके काम की चीज़ें नोट डाउन कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक अब आपके पास उतना ज़्यादा टाइम होगा। सो इट्स बेटर कि यहाँ पर ही आप इसको रिवाइज करो, और शॉर्ट नोट्स टाइप आप बना सकते हो कि भाई एग्जाम से जस्ट पहले हमें देखने, हमें तो रिवीजन सीरीज बहुत अच्छी लग रही है और हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, तो आप उसके लिए बस छोटा छोटा नोट डाउन करें और आप उसको एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हैं। तो एज पर AS2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, जो ICA ने AS2 हमें दिया है, क्लोजिंग स्टॉक मस्ट बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस, या उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी बोलते हैं, जो दोनों में से क्या हो, ध्यान रखना, लोअर हो। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट भी यही बोलता है, डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। आओ जी, चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज एडजस्टमेंट नंबर 2। ये कौन सी एडजस्टमेंट है? दिस एडजस्टमेंट इज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एडजस्टमेंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? ये होते हैं जो एक्सपेंस ड्यू तो हो गए हैं, ड्यू का मतलब उसकी डेट ऑफ पेमेंट तो आ गई है, लेकिन अभी तक आपने एक्चुअल में वो पे नहीं किए, तो उसकी पेमेंट हमारे एंड से क्या है, पेंडिंग है। ओके, तो एक्रूअल बेसिस पे आपको पता है अकर तो हो चुकी है, और हम अकाउंटिंग हमेशा एक्रूअल बेसिस पे करते हैं, हम कोई कैश बेसिस पे अकाउंटिंग नहीं करते कि भाई अगर पे नहीं हुआ तो एक्चुअल में खर्चा भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। खर्चा तो अगर हो गया वो तो लिया ही जाएगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, चाहे वो पे हुआ हो या वो पे ना हुआ हो। तो कैसे इसको डील करेंगे, मैंने सारी एडजस्टमेंट एक एग्जाम्पल फॉर्मेट में बनाई हुई है, बिकॉज अल्टीमेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन ही करना है, और जब आप इस एग्जाम्पल्स को समझते हो तो आप कोई भी क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पर देखो, मैंने सबको न्यूमेरिकली कन्वर्ट करा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखो भाई, आपके पास ट्रायल बैलेंस है, उसमें सैलरी आपको दी हुई है 2 लाख रुपए, और एडजस्टमेंट बोलती है कि सैलरी अभी भी आउटस्टैंडिंग है 50,000 रुपए। तो आप बताओ इस साल के लिए आप कितना एक्सपेंस दिखाओगे? 2 लाख तो ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आ गया, और 50,000 अभी भी पेंडिंग है। तो जब 50,000 अभी भी पेंडिंग है, इसका मतलब जो टोटल एक्सपेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 2,50,000।
कितना हो जाएगा, 2,50,000 हो जाएगा। तो सर जो हम 50,000 हमने एक्चुअल में पे नहीं किया लेकिन अपना खर्चा दिखा दिया, उसको हम और कहाँ दिखाएंगे, उसको हम दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड पे, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, क्योंकि अभी तक हमने ये पे नहीं किया, ये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी। ओके, हमारे ऊपर ये टेंशन है कि हमको सैलरी को पे करना है। एक चीज का और ध्यान रखना, जनरली, पक्का नहीं कह रहा, जनरली कह रहा हूं, मोस्टली कह रहा हूं कि जो भी आपको एडजस्टमेंट दी होती है उसके दो इफेक्ट्स होते हैं। एक इफेक्ट उसका जनरली जाता है ट्रेडिंग P&L में और दूसरा इफेक्ट जाता है बैलेंस शीट में। 100% केसेस में ऐसा नहीं होगा, इसलिए मैं जनरली और मोस्टली बोल रहा हूं। मोस्टली केसेस में बिल्कुल ऐसा ही होगा, ट्रेडिंग P&L में एक इफेक्ट जाएगा और दूसरा इफेक्ट कहां पर जाएगा, बैलेंस शीट में। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं 50,000 रुपए की सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, पहला इफेक्ट कहां गया, ये देखो, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे, सर बिल्कुल देख पा रहे हैं, ये देखो यहां पर ऐड हो गया 50,000 और ऐसे ही ये लाइबिलिटी में भी आ गया 50,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड, एडजस्टमेंट नंबर थर्ड देखो भाई, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम, प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम, एक्सपेंस आपने पे कर दिए एडवांस में, टाइम से पहले आपने एक्सपेंस पे कर दिया, अभी उसकी ड्यू डेट भी नहीं आई थी। ओके, तो हम अपना क्वेश्चन देखते हैं कि हमें यहां पर क्या क्या डाटा गिवन है। इंश्योरेंस प्रीमियम है 20,000 रुपए, ऑब्वियसली बात है इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, P&L में जाएगा, वो तो ठीक है। और एडजस्टमेंट बोल रही है कि इसमें से प्रीपेड ये इंश्योरेंस कितनी है, 8,000, मतलब आपने 8,000 रुपए तो टाइम से भी पहले पे कर दिए। तो मुझे बताओ इस साल का एक्चुअल खर्चा कितना होगा भाई, 20,000 रुपए तो आपने ट्रायल बैलेंस में दिखाया हुआ है और 8,000 रुपए पहले ही पे करा, इसका मतलब इस साल का जो खर्चा है वो सिर्फ 12,000 होगा। तो हम इसको कैसे कैसे कहां पर दिखाएंगे, ये देखो भाई, 20,000 आपका इंश्योरेंस प्रीमियम था, मैंने माइनस कर दिया 8,000 और नेट अब कितना मेरा खर्चा दिखना चाहिए बुक्स में, 12,000। और साथ में क्योंकि मैंने इसको एडवांस में पे किया है, पहले पे किया है, तो मुझे फ्यूचर में इसका एडवांटेज मिलेगा, तो उस एडवांटेज को मैं यहां पर रिकॉर्ड करने वाला हूं एसेट साइड पे एज अ प्रीपेड इंश्योरेंस। फाइन, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम एडजस्टमेंट नंबर फोर्थ। एक्रू का मतलब होता है कि ड्यू तो हो गया, अकर तो हो चुका है और ये आपकी इनकम है, इसका मतलब ये अभी तक हमें मिला नहीं है। ड्यू हो चुका है लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। ऐसे बहुत सारी इनकम होती है कि हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करके बैठे हैं बट हमें अपने क्लाइंट से पैसे ही नहीं मिले। आप सीए बनोगे आपको पता चलेगा कि आप काम कर भी चुके हो, कई बार आपको अपनी फीस ही पूरी नहीं मिलेगी या कुछ भी अभी आपको फीस नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि मिलेगी नहीं, डोंट वरी अबाउट दैट, फीस आपको जरूर मिलेगी पर कभी कभी वो थोड़ी डिले हो जाती है और एज अ प्रोफेशनल हम भी उसको इतनी जल्दी जल्दी रिमाइंडर्स किसी को नहीं भेज सकते। ओके, तो यहां पर देखो भाई इंटरेस्ट हमारा कितना है 8,000, लेकिन इसके बाद क्या कह रहे हैं, इसमें से जो एक्रूड इंटरेस्ट है मतलब ड्यू लेकिन नहीं मिला वो भी कितना है 3,000। मतलब 8,000 तो वैसे मेरी इनकम हो चुकी है, मेरे को मिल चुकी है और 3,000 ये अलग इनकम है जो ड्यू हो गई लेकिन मेरे को मिली नहीं। इसका मतलब मेरी टोटल इनकम कितनी होगी, सर टोटल इनकम आपकी हो जाएगी 8,000 तो ट्रायल बैलेंस में आ चुकी है, 3,000 एक्रूड है, टोटल इनकम आपकी 11,000 है, चाहे मिली सिर्फ 8,000 हो। ओके, तो टोटल वैसे इनकम हमारी कितनी है 11,000 और जो हमें फ्यूचर में मिलेगी वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, वो हमारे लिए एसेट हो जाएगी, तो हम उसको अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे देखेंगे। कोई भी चीज एसेट है या लाइबिलिटी है क्या सोच के पता चलता है, फ्यूचर देख के। अगर मुझे फ्यूचर में देख के पैसे आते हुए दिख रहे हैं तो वो मेरे लिए एसेट होगी, और अगर फ्यूचर को देखते हुए मेरे पास से पैसे या सर्विसेज मतलब कुछ काम या मेहनत जाती हुई दिख रही है, इसका मतलब वो आज मेरे लिए लाइबिलिटी होगी। फाइन, तो आओ जी इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ। क्या बोलती है एडजस्टमेंट नंबर फिफ्थ, एडजस्टमेंट फिफ्थ बोलती है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपको एडवांस में पैसा मिल गया, पिछले केस में था कि ड्यू डेट आ गई तभी भी पैसा नहीं मिला और अब कह रहे हैं एडवांस में मिल गया, अभी आपने पूरा काम भी नहीं किया। और इसको दूसरा नाम इसका क्या है, अनअर्न्ड इनकम। आपसे एग्जाम में इन नेम से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको दोनों चीजें पता होनी चाहिए। तो देखो भाई ट्रायल बैलेंस में कितनी है कमीशन 40,000 और कह रहे हैं इसमें से जो कमीशन रिसीव्ड एडवांस वाली है वो कितनी है 10,000। तो 40,000 आपको इनकम मिली, आपको कमीशन मिली, जिसमें से 10,000 आपको एडवांस के लिए मिल गई, आगे के काम के लिए आपको पहले ही पेमेंट मिल गई है, पहले ही इनकम मिल गई है। तो एक्चुअल में अगर मैं सोचूं मेरे काम की कितनी इनकम बनती थी, कितना पैसा मैं डिजर्व करता था,
कितना ट्रू इनकम मेरा था अभी तक के हिसाब से, तो आप क्या करोगे, आप इस 10,000 को यहां से माइनस कर दोगे बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू दिस ईयर, और सिर्फ 30,000 दिखाओगे अपने इनकम सेगमेंट में, और बाकी जो 10,000 है क्योंकि आपको एडवांस मिला तो आपके ऊपर लाइबिलिटी है कि वो बंदा मेरे को पैसे दे के जा चुका है, अब मुझे उसके लिए काम करना है। खुश मत होना कि सर ये तो एसेट होना चाहिए, मुझे तो पहले ही पैसे मिल गए। अरे हम कोई भी चीज एसेट या लाइबिलिटी फ्यूचर देखते हुए जज करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया। अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या दोबारा पैसे मिलेंगे, नहीं सर अब तो पैसे नहीं मिलने वाले, तो क्या होगा सर अब तो हमें काम करना पड़ेगा, तो काम का मतलब टेंशन, और टेंशन का मतलब लाइबिलिटी, तो इसलिए आपके लिए क्या हो जाएगी, लाइबिलिटी हो जाएगी। चलो जी नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे चलते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 6, वेरी वेरी इजी एडजस्टमेंट, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम वो है जिसपे बेस अभी हमारा एक टॉपिक भी है, एक चैप्टर भी है, दैट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मींस फॉल इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, जब एसेट की वैल्यू फॉल कर जाती है ड्यू टू एक्सीडेंट, या फिर पैसेज ऑफ टाइम, मतलब टाइम बीत गया उस वजह से पुरानी हो गई एसेट, या फिर ऑब्सोलिसेंस। ऑब्सोलिसेंस का मतलब होता है चेंज इन टेक्नोलॉजी। और एक कौन सा खर्चा होता है डेप्रिसिएशन, ये नॉन कैश खर्चा होता है, क्योंकि यहां पर हमारा कैश आउटफ्लो नहीं जाता। डेप्रिसिएशन के अंदर हमारा कैश आउटफ्लो नहीं जाता, जस्ट ये हमारा एक्सपेंस होता है जो हमें अपनी बुक्स में दिखाना पड़ता है। तो ट्रायल बैलेंस बोल रहा है कि हमारे पास जो कार है वो कितने की है, 10 लाख रुपए की है, और एडजस्टमेंट क्या बोल रही है, एडजस्टमेंट यहां पर आपको दी हुई है कि डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा कार पे 10% के हिसाब से। तो भाई 10 लाख की गाड़ी, 10% डेप्रिसिएशन, कितना हो गया डेप्रिसिएशन, सर 1 लाख रुपए हो गया। नाउ इवन इफ डेप्रिसिएशन इज नॉट अ कैश एक्सपेंस, स्टिल इट इज अ एक्सपेंस, तो हम इसको P&L में रिकॉर्ड करेंगे 1 लाख रुपए, और साथ में अपनी बैलेंस शीट के अंदर कार की वैल्यू भी, कार की भी रिवाइज्ड वैल्यू दिखाएंगे जो आज की डेट में आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू है। तो 10 लाख की आपकी कार थी, 1 लाख का डेप्रिसिएशन लग गया, नाउ द क्लोजिंग वैल्यू इज 9 लाख। वेरी वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। ओके जी, चलो जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट नंबर 7, बैड डेट। कौन होते हैं बैड डेट, इनके तो नाम में ही बैड लिखा है, तो पक्का कुछ बैड काम करते होंगे। सो व्हेन डेटर इज अनेबल टू पे अमाउंट ड्यू टू हिम, जब डेटर हमारा हमें पैसा देने के लिए अनेबल हो जाता है, वो नहीं दे पाता, तब उसको क्या बोलते हैं, तब हम उसको बोलते हैं बैड डेट। इट इज अ लॉस टू द फर्म, ये फर्म के लिए क्या है, ऑब्वियसली लॉस है, हमें अपनी मेहनत का, अपने प्रोडक्ट बेचने का पैसा नहीं मिल पा रहा। ओके, तो इसकी एडजस्टमेंट किस हिसाब से करेंगे, मान लो भाई ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स हैं 1 लाख रुपए, और एडजस्टमेंट कह रही है कि बैड डेट होगा 20,000 के, बैड डेट्स होगा 20,000 के। ऑब्वियस ही बात है भाई, बैड डेट क्या है, लॉस है, अभी हमने पढ़ा, तो बैड डेट को P&L में डेबिट करेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यहां पर तो आ गया। और लेकिन एडजस्टमेंट दो जगह जाती है, उसके इफेक्ट दो जगह जाते हैं, तो दूसरा काम क्या होगा भाई, डेटर्स देखो कहां पर आता है, सर डेटर्स तो बैलेंस शीट में आएगा, तो 1 लाख रुपए की जो बैलेंस शीट में आपको डेटर्स दिख रहे हैं, उसमें से ये हम डर जो बैड डेट हो गया है इसको माइनस करेंगे, क्योंकि नेट में अब हमको सिर्फ 80,000 ही मिल सकती है। तो बैड डेट के दो एडजस्टमेंट कहां कहां होंगी, पहला P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे आप उसको रिकॉर्ड करोगे, एंड एसेट में डेटर्स के अंदर से वहां पे क्या कर दोगे, उसको डिडक्ट कर दोगे, बिकॉज आपका जो डेटर्स का अमाउंट है वो क्या हो गया, वो कम हो गया। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ओके पहले इसी को कॉन्टिन्यूशन में देखो, अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट नहीं है। अगर बैड डेट आपको ट्रायल बैलेंस में ही मिल जाए, तो एक चीज को ध्यान रखना, जैसे मैंने आपको बताया, सर क्या बताया, दोबारा से बता दो, मैंने आपको बताया अगर कोई भी चीज एडजस्टमेंट में दी होती है तो उसके कितने इफेक्ट होते हैं, 2, और अगर कोई भी चीज ट्रायल बैलेंस में दी होती है तो उसका कितना इफेक्ट होता है, ओनली 1। एडजस्टमेंट के इफेक्ट 2, 1 एंड 2, और ट्रायल बैलेंस का सिर्फ 1। और कुछ ऐसी चीजें जिनको हम नॉर्मली तो एडजस्टमेंट में ही देखते हैं, लेकिन अब हमने देखा तो वो भी कहां पर थी, वो भी ट्रायल बैलेंस में थी, तो उसकी एडजस्टमेंट जो यूजुअली 2 होती थी वो 1 कम हो जाएगी, और नेट में अब 1 ही एडजस्टमेंट होगी, क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में। अब कौन सी कम हो जाएगी और कौन सी अभी होनी चाहिए, उसको हम यहां पर देखते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। देखो जी फटाफट से, ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, ट्रायल बैलेंस में डेटर्स का बैलेंस है 1 लाख, और बैड डेट भी वहीं पर दिए हुए हैं 20,000। तो जब कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस अपने मेन अकाउंट के साथ ट्रायल बैलेंस में अपीयर होता है, तो जनरली हम यही मानते हैं कि जो मेन अकाउंट है वो उस छोटे से एक्सपेंस या लॉस से अपने आप एडजस्ट हुआ हुआ है, और वहां पर अब उसका कोई और ट्रीटमेंट नहीं होगा। सर ये आपने क्या बोला, इसका मतलब ये है, ये जो 1 लाख रुपए के आपको डेटर्स दिख रहे हैं,
ये ऑलरेडी ये 20,000 के बैड डेट माइनस करके आए हुए हैं। इसका मतलब एक्चुअल में सन्डी डेटर्स की फिगर 1,20,000 रही होगी और 120 में से 20 माइनस करके ये अपने आप 1 लाख आ रहा है। आओ इधर पढ़ें। वेन एवर एनी एक्सपेंस या इनकम रिलेटेड टू सम एसेट इज गिवन, कोई भी एक्सपेंस कोई भी इनकम रिलेटेड टू सम एसेट, उससे रिलेटेड कोई एसेट है वो गिवन है, साइमल्टेनियसली सबके बैलेंस है आपके पास, कहां पर? ट्रायल बैलेंस में। इसका मतलब होता है इट मींस कि वो जो एसेट है वो ऑलरेडी एडजस्टेड है उस इनकम से, एक्सपेंस या लॉस से। तो ये भी जो एसेट है, जो सन्डी डेटर्स एसेट है, ये भी ऑलरेडी एडजस्टेड है। तो इसको हम सिंपली यहां पर 1 लाख लिख देंगे। हम यहां से बैड डेट को माइनस नहीं करेंगे। ध्यान देना मेरी बात में, आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि जो हम एडजस्टमेंट में चीजें देखते थे वो आपको ट्रायल बैलेंस में दे दे। ओके, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। फाइन। और अगर हम बैड डेट की बात करें वो तो लॉस ही है, वो तो P&L में शो होगा ही होगा। तो दोनों के अब देखो एक एक इफेक्ट रह गए, नहीं तो बैड डेट के यूजुअली 2 इफेक्ट होते हैं अगर वो एडजस्टमेंट में होती, जैसे हमने पिछले वाले एग्जांपल में देखा था। सो नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 8। नेक्स्ट इज एडजस्टमेंट नंबर 8, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब अब हमें प्रोविजन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें क्या लग रहा है, हमें डाउट हो रहा है अपने डेट्स के ऊपर, हमें डर लग रहा है कहीं जो मेरे डेट्स हैं, कहीं जो मेरे डेटर्स हैं मुझे पैसा ना दें। मैंने 3-4 बार कॉल किया, अब तो लगता है उसने मेरा फोन ही उठाना बंद कर दिया। अब मुझे डर सा लगने लग गया कि वो मेरे पैसे भी देगा या मेरी फीस तो डूब गई। ओके, तो उसके लिए आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ता है और उसके आप किस तरीके से एडजस्टमेंट करते हैं वो हम देखेंगे। और ये जो तीनों कॉन्सेप्ट हैं, बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, जो हम आगे पढ़ेंगे, ये तीनों आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसको इंक्रीमेंटल मोड में समझेंगे, मतलब बहुत क्रिटिकल लेवल तक भी जाएंगे ताकि जो एग्जाम में अगर इतना क्रिटिकल क्वेश्चन आता है वो भी इजीली कर पाए। तो देखो जी, अगेन डाटा मैंने वही रखा है, चेंज नहीं किया, जिससे सिंप्लीफिकेशन रहे। 1 लाख रुपए का सन्डी डेटर्स हैं और बैड डेट तो था 40,000 रुपए का। और एडजस्टमेंट में अब देखो ये एडजस्टमेंट है, क्लियरली लिखा हुआ है। और साथ में कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाओ 1% डेटर्स के ऊपर, डेटर के ऊपर 1% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी बनाना है। आओ देखें हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे अपनी फाइनल अकाउंट में। देखो जी, सन्डी डेटर्स ट्रायल बैलेंस में कितने इफेक्ट आएंगे? एक इफेक्ट आएगा और वो यहां पर आ गया, डेटर्स 1 लाख। तो भाई इसका काम तो हो गया खत्म। अब बाकी चीजें देखो भाई, अब बाकी चीजें देखो, बैड डेट आपको दिख रहे हैं 40,000, दो जगह जाएंगे, एडजस्टमेंट है तो यहां पर भी देखो 40 आ गया और 1 लाख में से भी 40 माइनस हो गया। उसके बाद देखो कह रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाओ 1% डेटर्स के ऊपर। कितना? 1% आपको बनाना है डेटर्स के ऊपर। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पर वर्ड डेटर्स लिखा हुआ है, स्टिल हम ये जो 1 लाख के डेटर हैं इस पे प्रोविजन नहीं बनाएंगे। अरे भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आपके 1 लाख के डेटर में से 40,000 के बैड डेट ही हो गए और अब बचे ही 60,000 हुए हैं, तो आपको डर भी तो इसी 60,000 पे लगना चाहिए। पूरे पे डर क्यों लगेगा? जो एक बैड डेट हो ही गया उससे बुरी बात क्या हो सकती है? अब उस चीज से क्या डरना? अब तो हमको डरना है आगे की चीजों से। अब हमें डरना है आगे की चीजों से। तो आगे कितने डेटर्स बचे? 60,000। और यहां पर 1% है प्रोविजन, तो 1% ऑफ 60,000 इज 600। हमारे पास कितना बैलेंस आ गया? हमारे पास बैलेंस आ गया 59,400। सो अगेन जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है वो एडजस्टमेंट में ही है, तो यहां पर भी उसके दो इंपैक्ट होंगे। एक इंपैक्ट हमने यहां पर ले लिया और दूसरा यहां पर लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। आप चाहो तो इसको मर्ज भी कर सकते हैं। कई जगह मैंने देखा है स्टूडेंट्स, या फिर आपने जहां पहले पढ़ा हो, मतलब स्कूल लेवल पे अकाउंटिंग, ये क्लास 11th में भी कॉन्सेप्ट होता था, या फिर आपने कई जगह, एक आधी जगह अगर इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी देखा है, तो इसको मर्ज कर देते हैं। तो दोनों बिल्कुल ठीक है, आप कोई भी मेथड ऑप्ट कर सकते हैं, पर ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड है। यहां पर मैं बैड डेट को अलग लेता हूं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को बिल्कुल अलग मानता हूं, तो इसमें एरर होने के, गलती होने के चांस बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं? मिनिमाइज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अब आपको लगता है जो बाकी भी डेटर्स बचे हुए हैं उनको डिस्काउंट देना पड़ेगा तभी वो पैसे देंगे। वो बिना डिस्काउंट के पैसे नहीं देने वाले, बहुत नालायक हो चुके हैं। कुछ डिस्काउंट का लालच देंगे कि भाई पेमेंट कर दो, 1 वीक में 5% डिस्काउंट है, 2% डिस्काउंट है, तो शायद इस लालच से वो जल्दी पेमेंट कर दें। अदरवाइज तो उनसे पेमेंट निकलवाना थोड़ा सा मुश्किल हो रखा है। तो देखो जी, अगेन डेटर्स कितने हैं? 1 लाख। बैड डेट कितना है? 40,000 रुपए। ओके, ये तो पहले भी था।
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है 1% डेटर, मैंने तो आपको पहले ही कहा था ये सब कॉन्सेप्ट में को मैंने इंक्रीमेंटल मोड में करा है ताकि आपको हर नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है उसके बारे में पता चले। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना है, ये 1/2% है, मतलब 0.5%। ओके, 0.5% भी हम कह सकते हैं। आओ जी देखें क्या क्या करेंगे, जो काम पहले कर रहे थे उसको तो पहले कर ही लेते हैं। देखो देखो देखो, सन्डे डेटर्स एक बार यहां पर आएगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के आइटम में आ गया। बैड डेट एडजस्टमेंट में है 40,000, यहां पर भी 40,000 लिख दिया, डेटर्स में से भी माइनस कर दिया। सर हमें एक बात बताओ, अगर ये जो तीनों एडजस्टमेंट है हमें एग्जाम में ऊपर नीचे मिली, मतलब पहले प्रोविजन फॉर डिस्काउंट हुआ, फिर डाउटफुल हुआ, फिर बैड डेट हुआ, क्या हम उसी हिसाब से सॉल्व करेंगे? आंसर इज नो। आपको कैसे भी उन्होंने एडजस्टमेंट दी हो, अगर हम डेटर्स की बात करें, हमको सबसे पहले क्या करना होता है, हमें डेटर की फिगर को रेक्टिफाई करना होता है। रेक्टिफाई का मतलब, मान लो कोई एक सेल हुई है क्रेडिट पे, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो ऑब्वियस सी बात है अगर क्रेडिट में सेल हुई है तो एंट्री क्या होनी चाहिए, एंट्री होनी चाहिए डेटर डेबिट टू सेल, मतलब आपका जो डेटर है वो बढ़ेगा, तो इसको तो पहले कर दो। या फिर कोई सेल रिटर्न हुई है आपने रिकॉर्ड नहीं की तो वो हटा दो, वो तो फर्स्ट स्टेप रहेगा, आप इस डेटर की फिगर को ठीक करो। और अगर ऐसी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई रेक्टिफिकेशन की बात नहीं है, तो ध्यान देना मेरी बात को, सबसे पहले माइनस करेंगे बैड डेट को। ओके, तो जैसे हमने यहां पर किया 1 लाख में से 40 गया, बचा 60,000, उसके बाद माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ओके, उसके बाद माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, और एंड में माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ध्यान रखना मेरी बात को, इसमें आपकी मर्जी से कोई क्रोनोलॉजी नहीं चलेगी, या क्वेश्चन किस तरीके से आया वो भी नहीं चलेगी। इसमें जो मैंने आपको बताया है कि पहले बैड डेट, देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देन प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, आपको ऐसे ही करना है। अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। फाइन, आप देख सकते हो जो उसमें आपका टोटल अमाउंट या नेट अमाउंट है वो ये नहीं आएगा, अगर आपने कुछ भी इसमें से क्या कर दिया, आगे पीछे कर दिया। इसके बाद प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है तो यहां पर भी आएगा भाई सेकंड इफेक्ट। ओके, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर है, क्योंकि इसको भी आप अपनी बुक्स में एक्सपेंस लॉस की तरह ट्रीट करते हैं कि भाई डर लग रहा है, डिस्काउंट देना पड़ेगा, और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट यही बोलता है डू नॉट एंटिसिपेट एनी प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। अगर लग रहा है कुछ लॉस होगा अभी प्रोवाइड करो और अपने नेट प्रॉफिट को कम करो, ताकि टॉप मैनेजमेंट को ये ना लगे कि बहुत प्रॉफिट हो रहे हैं और वो अंधाधुंध खर्चा करें। इधर तो टॉप मैनेजमेंट बेसिकली प्रोप्राइटर खुद ही होता है, तो वो भी यहां पर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। क्या कहती है भाई मैनेजर्स कमीशन, एडजस्टमेंट नंबर 10th, मैनेजर कमीशन क्या बोलती है? सबसे पहले तो एक बात अपने दिमाग में डाल लो कि मैनेजर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं है, आप इसको कोई भगवान मत बना देना। ये एक बस एम्प्लॉय है जिसको हम सीनियर एम्प्लॉय बोल सकते हैं। कोई ये कंपनी का, कोई ये प्रोप्राइटरशिप फर्म का या किसी भी चीज का कोई ओनरशिप नहीं है इसके पास। तो भाई ये तो एक छोटा सा या थोड़ा सा सीनियर बस एम्प्लॉय है, मतलब थोड़ा एम्प्लॉय से एक लेवल आगे। और इसको इसलिए क्या क्या दी जाती है, एक तो सैलरी दी जाती है, वो तो सब एम्प्लॉय को दी जाती है, इसको कमीशन भी दी जाती है। बिकॉज मान लो आप प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस में हो और आपने मैनेजर रखा हुआ जो हर एक चीज मैनेज करता है, अगर आप उसकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ा दोगे लेकिन कमीशन का कोई वहां पर आप कंपोनेंट नहीं रखोगे तो वो बहुत ही ज्यादा लेजी हो जाएगा। उसको पता है भाई मुझे तो महीने के 1 लाख रुपए मिलने ही मिलने हैं, मैं क्यों इतना पेन लेके काम करूं। कस्टमर आ रहे हैं, गुड्स उनके सामने हैं, उन्हें पसंद आते हैं तो लेंगे, नहीं आते तो नहीं लेंगे, मैं क्यों इतना उनको कन्विंस करने में टाइम वेस्ट करूं, अपनी एनर्जी वेस्ट करूं, मैं क्यों कन्विंस करूं, मेरी तो सैलरी पक्की है। तो यही एटीट्यूड को हटाने के लिए जनरली मैनेजर्स को क्या दिया जाता है, सैलरी। कुछ सैलरी तो बिल्कुल बिल्कुल फिक्स दी जाती है, से 50,000। उसके बाद बोलते हैं जितनी आप सेल करवा के दोगे उसका इतना % आपके लिए कमीशन हो। ओके, तो जो सेल से हमको कमाई होगी उसका उतना % हम आपको क्या दे देंगे, कमीशन दे देंगे, जिससे कि हमारा प्रॉफिट बढ़े। तो भाई देखो इसके लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है। मैनेजर कमीशन जैसे मैंने बताया ये बिल्कुल एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह होता है, जस्ट थोड़ा सा सीनियर होता है। तो इसका भी जो खर्चा होगा वो भी हम P&L में डेबिट करेंगे, जैसे हम सैलरी को डेबिट करते हैं। लेकिन इधर दिक्कत क्या आती है, इधर दिक्कत आती है कमीशन की कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि एंटरप्राइज यहां पर दो थिंकिंग लेके चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन यहां पर दो थिंकिंग लेके चलते हैं। वो चाहते हैं कि इस मैनेजर को कमीशन देने के बाद जितना हम चाहते हैं प्रॉफिट उतना बचे, और कुछ एंटरप्राइज थोड़ा सा सिंपल सोचती हैं, वो कहते हैं भाई
जितनी भी प्रॉफिट हुआ है उसका डायरेक्टली इसको इतना कमीशन दे दो जिसने इतना काम किया। तो इसी से हमारे दो कॉन्सेप्ट क्रिएट हो जाते हैं। एक होता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन। बिफोर चार्जिंग का मतलब जो आपका नेट प्रॉफिट है उसमें से कमीशन मेरी माइनस नहीं की जाएगी, उसी नेट प्रॉफिट पे डायरेक्ट कमीशन दे दी जाएगी। और सेकंड नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, मतलब मैनेजर कमीशन। नेट प्रॉफिट में से मैनेजर की कमीशन माइनस करो, फिर जो अमाउंट बचे उस पे मैनेजर को कमीशन दो। सर ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग है, मैं नेट प्रॉफिट में से मैनेजर की कमीशन माइनस कैसे कर सकता हूं, क्योंकि मैं तो वो खुद ही कैलकुलेट करने लगा हुआ हूं। आओ जी इस प्रॉब्लम को समझे, फिर इसके हम सॉल्यूशन पे भी आएंगे। दिस इज द एग्जांपल, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, डोंट वरी एट ऑल। मान लेते हैं जो फर्म का नेट प्रॉफिट है, मान लेते हैं जो फर्म का नेट प्रॉफिट है वो 1 लाख रुपए, और जो मैनेजर को कमीशन देनी होती है उसका रेट है 10%। अगर बिफोर वाला केस है तो बहुत ही सिंपल है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट, और इसमें से चार्जिंग नहीं करनी कोई भी कमीशन बिफोर चार्जिंग। तो पूरा का पूरा 1 लाख पे 10% देंगे, 10,000 हो गई। तो पहले केस में तो बहुत सिंपल है, बिफोर वाले केस में तो जितना प्रॉफिट है उस पर 1% आप कमीशन दे दो। लेकिन अगर आपके या ओनर यहां पर थोड़े से समझदार निकले, जो बिजनेस कर रहे हैं, तो वो मैनेजर कमीशन के लिए क्या लिखेंगे, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। मतलब प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करो, क्योंकि वो भी तो हमारा खर्चा ही है, मैनेजर एक सीनियर एम्प्लॉय है, तो प्रॉफिट में से ये मैनेजर कमीशन का भी खर्चा माइनस करो, जो आए, क्योंकि अल्टीमेटली वही एक्चुअल में हमारा प्रॉफिट है, उस पे कमीशन दो। तो दैट मीन्स ये क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो आओ इसको हम थोड़ा सा पहले मैथमेटिकली कैलकुलेट करें। 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था हमारे एग्जांपल में, मान लेते हैं जो मैनेजर कमीशन है वो एक्स है, तो कितना प्रॉफिट बचा आफ्टर पेइंग मैनेजर कमीशन, 1 लाख माइनस एक्स। अब वो कह रहे हैं इस पे देना है 10%। ओके, वो कह रहे हैं इस पे देना है 10%, तो इस पे 10% देंगे तो भाई क्या सिचुएशन होगी, देखो मैनेजर कमीशन आपकी कितनी है, एक्स हमने मानी है, और ये मैनेजर कमीशन कैसे कैलकुलेट हो रही है, आपके सामने है भाई कैसे कैलकुलेट हो रही है। मैनेजर कमीशन कैलकुलेट ऐसे हो रही है, ऐसी हो रही है ना मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन इक्वल टू यही तो हो रहा है, और इसी को मैंने यहां पर इस इक्वेशन में लिख दिया। एक्स कौन है, मैनेजर कमीशन, हमने लेट किया, ये एज इट इज यहां उठ के आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10%। फिर हमने क्या किया सर, फिर तो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो एक्स इक्वल टू 1 लाख का 10% कितना होता है भाई, 10,000 माइनस 10/100x, या 10% ऑफ x, एक ही बात है। इसको हमने सॉल्व वगैरह सब कुछ किया, तो हमारे पास x कितना आ गया, हमारे पास x आ गया 9091। 9091 हमारी कमीशन आ गई। अगर हम कमीशन निकालते हैं आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आप इसको चाहो तो चेक भी कर सकते हो, वेरीफाई भी कर सकते हो। 1 लाख का प्रॉफिट था, आफ्टर चार्जिंग अमाउंट पे कमीशन देनी है, तो भाई पहले चार्ज करा 9091, क्योंकि अब तो ये हमारे पास आ चुका है, और अब जो प्रॉफिट बचा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, इस पे कमीशन देंगे, तो इसका 10% कितना हो गया, 909। तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमने ठीक यहां पर किया है, बिल्कुल बिल्कुल टैली हो रहा है। ओके जी, तो आओ फटाफट से इसके लिए हम एक शॉर्टकट ट्रिक भी समझते हैं, जो अल्टीमेटली आपको एग्जाम में वो यूज करनी है। ये आपके सामने आ चुके हैं दो फॉर्मूलाज। अगर आपको क्वेश्चन आएगा बिफोर चार्जिंग सच कमीशन का, तो सिंपली नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 कर देना, और अगर आएगा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का, तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट। वो सब तो आपको समझाने के लिए था, वो आपको एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्टकट यूज करना है। तो देखो फटाफट से, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 तो हम वहां पर कर ही चुके हैं, नेट प्रॉफिट इंटू रेट बाय 100 प्लस रेट भी अल्टीमेटली वही है जो अभी हम समझ रहे थे। आओ मैं आपको यहां पर दिखाता हूं, ये देखो जी, नेट प्रॉफिट कितना था 1 लाख, रेट कितना है 10%, तो 100 प्लस रेट कितना हो जाएगा 110। इसको सॉल्व करोगे, देखो दोबारा से क्या आ रहा है 9091 आ रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो एंड में हम कर तो वही रहे हैं। यहां पर क्या कर रहे हैं 10,000 इंटू 100 बाय 110, और यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां पर 10,000 की जगह 1 लाख है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 10 ये ऑलरेडी हुआ है, तो मल्टीप्लाई बाय 10 और कर दिया, तो देखो एक तरीके से मल्टीप्लाई बाय 100 हो गया, और डिवाइड में तो ये भी 110 है एंड ये भी 110 है। तो फॉर्मूला अपने आप ही आपको उस लॉन्ग कट से शॉर्टकट पे ले आता है, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आप एग्जाम में बिल्कुल बिल्कुल ये शॉर्टकट नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन और आफ्टर का कर सकते हैं। लेकिन एक काम यहां पर रह गया, आओ देखते हैं इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। देखो भाई, मैनेजर कमीशन है, जैसे मैंने आपको बताया था, सिंपल सा एक्सपेंस है इनडायरेक्ट, तो यहां पर लिखेंगे P&L में डेबिट। और क्योंकि अब आपके सामने तो प्रॉफिट कैलकुलेट होने तक भी पे नहीं होती,
तो इसका मतलब ये पेंडिंग रहेगी, और पेंडिंग रहेगी तो हम इसको अपनी लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे मैनेजर कमीशन आउटस्टैंडिंग, जितना अमाउंट यहां पर आएगा। आई होप ये बिल्कुल बिल्कुल आप सबको क्या होगा, क्लियर होगा। ओके, चलते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट नंबर 11, दैट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, किसको मिलेगा? ओनर को मिलेगा, क्योंकि ओनर ने बिजनेस को यहां पर कैपिटल दी हुई है। किस कॉन्सेप्ट के थ्रू? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के थ्रू। ये आपने बचपन में पढ़ा होगा कि बिजनेस और बिजनेसमैन एक दोनों सेपरेट आइडेंटिटी होती हैं। तो जो भी पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में लगाता है, बिजनेस उसको अपनी लाइबिलिटी की तरह लेता है कि उसने किसी से पैसा उधार ले लिया बिजनेस करने के लिए, और उसको इंटरनल लाइबिलिटी बोलते हैं, इसलिए उसको कैपिटल के अंदर दिखाते हैं जब भी कोई ओनर बिजनेस में पैसा लगाता है। और अब अगर आप किसी के भी बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आप उससे क्या चाहोगे? आप उससे रिटर्न चाहोगे। तो यहां पर भी बिजनेसमैन बिजनेस से क्या मांगता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मांगता है। आओ जी फटाफट से देखें, ये डायग्राम में हर एक चीज बिल्कुल क्लियर है। ये देखो, ये है हमारा बिजनेस और ये है हमारा बिजनेसमैन, इसकी फोटो भी यहां पर बनी हुई है। तो क्या होता है भाई, क्या होता है? देखो, बिजनेसमैन ने बिजनेस में क्या लगाया? कैपिटल लगाया। उसकी जगह उसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और बिजनेसमैन अगर कभी चाहे तो ड्राइंग भी कर सकता है, उसी का पैसा है कैपिटल में। तो उसने बिजनेस में से अगर ड्राइंग किया तो उसको क्या देना पड़ेगा? उसको देना पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मतलब पैसा दोगे तो इंटरेस्ट ले लो, और पैसा लोगे तो इंटरेस्ट दे दो। यही तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट चलता है हर जगह। और इसको कहां काम दिखाएंगे? ये देखो जी, इस क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ट्रायल बैलेंस में लिखा है कैपिटल है 5 लाख की, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना पड़ेगा 10%। तो क्या होगा भाई, क्या होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए तो क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा कि भाई एक खर्चा और आ गया। तो 5 लाख का 10% कितना हो गया? 50,000 रुपये। और साथ में बैलेंस शीट में भी हम लिखेंगे 5 लाख की कैपिटल, वो तो आती ही है लाइबिलिटी साइड में, और ऐड कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये भी ओनर का हो गया है, और अब हमें ओनर को 5,50,000 रुपए देने हैं। ओके, तो दो इफेक्ट कहां पर जाएंगे? P&L में डेबिट होगा और साथ में कैपिटल में ऐड हो जाएगा इन द बैलेंस शीट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या बोलती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट है। अभी हमने पढ़ा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल क्या है? उसका ऑपोजिट है। अब इंटरेस्ट चार्ज होगा ड्राइंग पे। आपने ड्राइंग कर ली, आपने बिजनेस से पैसा निकलवा लिया, ओके, तो अब आप पे जो ड्राइंग है वो क्या होगी? चार्ज होगी। और बिजनेस की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगी? बिजनेस के लिए इनकम हो जाएगी। आपके लिए, बिजनेसमैन के लिए तो चार्ज है, लेकिन बिजनेस के लिए इनकम है कि उसको बिजनेसमैन से यहां पर पैसा मिल रहा है। तो देखो भाई, कैपिटल है मान लो 10 लाख की, ड्राइंग है 1 लाख की, और कह रहे हैं प्रोवाइड करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% के हिसाब से। तो बताओ भाई कहां पर दिखाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग? क्योंकि इनकम है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस था, तो ये आ जाएगा P&L के क्रेडिट साइड। साथ ही साथ बैलेंस शीट में भी देखो, कैपिटल 10 लाख की थी, ठीक है, ये तो ओपनिंग कैपिटल हो गई। ड्राइंग्स की 1 लाख की, इससे भी आपका कैपिटल का बैलेंस कम होगा। साथ में जब इंटरेस्ट भी की आपको चार्ज हुआ उस ड्राइंग पे, तो आपका वो भी कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अल्टीमेटली आपका बैलेंस इतना आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपकी ड्राइंग पे लग रहा है, तो आपका जो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस आपकी फर्म में था वो क्या पड़ जाता है? वो यहां पर बिल्कुल बिल्कुल वीक पड़ जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट नंबर 13, दैट इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ओके, तो फटाफट से देखते हैं भाई एडजस्टमेंट नंबर 13 पे। तो यहां पर क्या क्या केसेस बन सकते हैं अगर आपके गुड्स लॉस हो जाएं फायर की वजह से, या और भी कोई और डिजास्टर हो जाए, तो अगर आपके गुड्स लॉस हो जाएं तो भाई क्या क्या केस बन सकते हैं? पहला केस कि आपको कोई भी इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा। दूसरा केस, आपको पार्शियल क्लेम मिलेगा, इधर मैंने एज ए एग्जांपल 30% लिया हुआ है, या फिर आपका पूरा का पूरा अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी से रिकवर हो जाएगा, मतलब 100% मिल जाएगा। इसके अलावा तो कोई केस वैसे ही नहीं बन सकता। मैंने तीनों केसेस यहां पर ले ली, या तो पूरा का पूरा क्लेम आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, नो इंश्योरेंस क्लेम इज गिवन टू यू। सेकंड, पार्शियल क्लेम आपको मिलेगा, एंड थर्ड, आपको पूरा क्लेम मिलेगा।
और मान के चलते हैं जो हमारे गुड्स लॉस्ट हुए हैं वो 1 लाख के हुए हैं, तो ए केस में क्या करेंगे, बी में क्या करेंगे और सी में क्या करेंगे, आओ फटाफट से हम लोग देखते हैं। अगर हमारे गुड्स लॉस्ट हुए हैं तो ऑब्वियस सी बात है जो हमारा परचेजेज है उसमें से हमारे गुड्स कम हो जाएंगे, तो हम उसको कैसे दिखाएंगे, हम उसको क्रेडिट साइड पे शो कर देंगे। क्रेडिट साइड पे लिखना गुड्स लॉस्ट को एक तरीके से हमने डेबिट साइड से हटाना होता है। डेबिट साइड से हमने लेस करके ऑल्दो नहीं दिखाया पर किया वही है, और आप चाहो तो डेबिट साइड में भी परचेजेस में से लेस करके लिख सकते हो, लेस गुड्स लॉस्ट। और क्या करेंगे केस ए में, क्योंकि हमें तो कोई क्लेम ही नहीं मिला, तो पूरा का पूरा जो लॉस है वो हम यहां पर पी एंड एल में दिखाएंगे। 1 लाख के गुड्स गए, 1 लाख का लॉस हो गया। तो आप यहां पर देखो कि इस एडजस्टमेंट का कहीं पर भी बैलेंस शीट में इंपैक्ट नहीं आया। तो मैंने आपको पहले ही बोला था मोस्टली उसके दो इफेक्ट होते हैं, वन इन ट्रेडिंग पी एंड एल एंड अनदर इज बैलेंस शीट। तो यहां पर देखो वो रेयर चांस यहां पर आ गया। और देखो जी केस नंबर बी, केस नंबर बी में, केस नंबर बी में क्या हो रहा है, गुड्स तो लॉस तीनों केसेस में 1 लाख ही हुए हैं, लेकिन केस नंबर बी में क्या हो रहा है, हमें 30% जो क्लेम है वो मिल रहा है। तो जब 30% हमें यहाँ पर क्लेम मिल रहा है तो इसका मतलब जो हमारा लॉस है वो कितना हो गया, वो सिर्फ हमारा 70% ही हमें फील होगा। एक्चुअल में बर्डन हमारे ऊपर 70,000 का ही पड़ेगा और 30,000 हमें फ्यूचर में मिल जाएगा, क्योंकि क्लेम जो है वो लॉन्च हो गया है, बट एक्चुअल में वो इट टेक्स सम टाइम, प्रॉपर वेरिफिकेशन वगैरह होती है, इसलिए वो आपको ईयर एंड तक नहीं मिलता। इसलिए हम उसको अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड में एज अ डेटर आप कह सकते हैं दिखाते हैं कि हमें पैसा मिलने वाला है। तो यहां पर हम इंश्योरेंस कंपनी को अपनी बैलेंस शीट की एसेट साइड पे दिखाएंगे। और अगर पूरा का पूरा क्लेम ही एडमिट हो गया और पूरा पैसे हमें मिलेंगे, 100% अमाउंट रिकवर होगा, तो ऑब्वियस ही बात है भाई गुड्स तो आपके लॉस्ट हुए हैं, तो ये वाला काम तो सारे केसेस में सेम रहेगा, ये इधर भी ऐसे ही होगा और इधर भी। लेकिन क्योंकि 1 लाख का सामान गया और 1 लाख आपको अमाउंट ही मिल रहा है, तो आपका लॉस कुछ भी नहीं है इधर, इसलिए इधर पी एंड एल अकाउंट में कुछ भी नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं रिकॉर्ड होगा। और बैलेंस शीट में भी हम दिखाएंगे पूरा 1 लाख रुपए, क्योंकि हमें 1 लाख रुपए वापस आने वाला है। तो आई होप ये एडजस्टमेंट आपको क्लियर होगी। सो नेक्स्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट, दैट इज गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस तो नेम का हमारा एक पर्टिकुलरली टॉपिक भी है और उसमें भी हमने ये चीज पढ़ी है। तो यहां पर देखो भाई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की हम एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। सेल आपकी हुई है टोटल 2 लाख की और डेटर्स हैं 3 लाख के, और एडजस्टमेंट क्या बोलती है, गुड्स जो आपने सेंड किए हैं अप्रूवल पे उसकी सेलिंग प्राइस है 30,000 की और कॉस्ट प्राइस है उसकी 25,000। आप ऑब्वियसली चीजों को जनरली प्रॉफिट पे बेचते हो, तो सेलिंग प्राइस है 30,000 और कॉस्ट प्राइस कितनी है 25,000। अब हम इसकी क्या एडजस्टमेंट करेंगे। अब ईयर एंड हो गया है और अभी तक हमें इसका कोई इंटीमेशन नहीं मिला, गुड्स अभी भी अप्रूवल के लिए पेंडिंग है, तो जब हमें इंटीमेशन ईयर एंड तक नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं सर, हम वापस से उसको क्लोजिंग स्टॉक मान लेते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट। तो एक घर अगर बंद हो गया गुड्स का, मतलब सेल वाला घर बंद हो गया, तो कौन सा घर खुल जाएगा, उसका क्लोजिंग स्टॉक वाला। तो यहां पर देखो भाई जब ये क्लोजिंग स्टॉक है तो सेल्स में से मुझे हटाना पड़ेगा। तो सेल्स में से मैंने क्या करा, 30,000 जो सेलिंग प्राइस है उसी से हटाया, क्योंकि रिकॉर्ड भी 30,000 से किया होगा और नेट में दिखा दिया 170। और क्योंकि अब ये सेल नहीं रहा तो ये क्या बन गया, ये क्लोजिंग स्टॉक बन गया। एंड यू ऑल नो क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो इधर हम कॉस्ट प्राइस पे इसको रिकॉर्ड करेंगे बीइंग द लोअर वैल्यू और लिख देंगे गुड्स ऑन अप्रूवल। अगर क्लोजिंग स्टॉक भी कुछ होगा तो वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। फाइन। और अगर हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट में भी आप देख सकते हैं, बैलेंस शीट में यहां पर जो भी डेटर्स का अमाउंट होगा, जो आपको डेटर्स का अमाउंट गिवन है उसमें ये ऐड हो जाएंगे, क्योंकि ये जो गुड्स हैं ये माइनस हो जाएंगे, क्योंकि ये गुड्स एक्चुअल में सेल ही नहीं हुए, हम तो इसको सेल मान ही नहीं रहे, हमने तो इसकी सेल कैंसिल कर दी। तो जब आप सेल करते हो तो हम एंट्री करते हैं डेटर डेबिट टू सेल, और जब आप सेल को कैंसिल करते हो तो सिर्फ सेल को हम डेबिट नहीं करते, हम इसके साथ डेटर को भी क्रेडिट करते हैं। तो हमारी सेल भी कम हो गई और हमारे डेटर भी यहां से कम होने चाहिए, हमने इसको कम कर दिया। और सिमिलरली जो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक है वो 25,000 से बढ़ जाएगा, क्योंकि जब आपके गुड्स सेल नहीं माने जाएंगे तो वो आपके क्लोजिंग स्टॉक माने जाएंगे, गुड्स विद कस्टमर। ऑल राइट, फाइन। इसके बाद हम चलते हैं भाई क्वेश्चन की तरफ। ऑल राइट,
इसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और ये वाला आप क्वेश्चन देखो, इसमें हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें ओपनिंग एंट्री पास करनी है। हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ओपनिंग एंट्री पास करनी है। तो यहां पर आप देखो क्या लिखा हुआ है, द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पोपटलाल, द बैलेंस शीट ऑफ मिस्टर पोपटलाल आप मर्चेंट ऑन 31 मार्च 17 स्टूड एज बिलो, आपको यहां पर डिटेल दी हुई है। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस 2,40,000, ट्रेड पेबल 1,64,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 1,46,000, फिक्स्ड एसेट 125,000, इन्वेंट्री 2,06,000, ट्रेड रिसीवेबल इतने, प्रोविजन इतने, कैश इतना। बताओ जी ओपनिंग जनरल एंट्री क्या होगी, क्योंकि एक सेपरेट टाइप का क्वेश्चन है और कई बार बच्चे इसको मिस कर जाते हैं, इसलिए ये भी मैं अपनी रिवीजन सीरीज में इसको भी कवर कर रहा हूं। देखते हैं भाई फटाफट से हम कैसे इसकी ओपनिंग एंट्री फाइल करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। देखो ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या होता है, जितने भी एसेट्स हैं उनको डेबिट करो, जितने भी भाई एसेट्स हैं उनको डेबिट करो, जिससे वो न्यू ईयर मतलब नेक्स्ट ईयर में वापस से बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएं। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनको क्रेडिट करो, और जो कैपिटल अकाउंट है अगर गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं तो वो भी क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर। तो बस एसेट टू लाइबिलिटी टू कैपिटल हमको यहाँ पर एंट्री पास करनी है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या क्या एसेट्स हैं, फिक्स्ड एसेट डेबिट, इन्वेंट्री डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट। ध्यान रखना प्रोविजन बिलोंग्स टू लाइबिलिटी साइड, तो इसको हम यहां पर डेबिट नहीं करेंगे कि नेट वाली वैल्यू लेके डेबिट कर दें, नो, हमें टोटल लेवल पे अकाउंट को कैरी फॉरवर्ड करना है, तो हम इसको 188,000 से डेबिट करेंगे। प्रोविजन अलग से क्रेडिट होगा बाय 6200, देन कैश डेबिट, और उसके बाद कैपिटल क्रेडिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट, बैंक ओडी क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑल्सो क्रेडिट। आओ जी फटाफट से देखते हैं। फिक्स्ड एसेट डेबिट, इन्वेंट्रीज डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, कैश डेबिट, कैपिटल क्रेडिट, ट्रेड पेबल क्रेडिट, बैंक ऑडिट क्रेडिट एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रेडिट, बीइंग एसेट लाइबिलिटीज एंड कैपिटल ब्रॉट फॉरवर्ड। फाइन। अच्छा अभी हमारी यहां पर ना हमने जो एडजस्टमेंट्स करी थी इसमें आई थिंक एक दो एडजस्टमेंट मिस हो गई हैं। हमने एडजस्टमेंट नंबर 12 करा, एंड 12 के बाद हमने देन एडजस्टमेंट ये करी गुड्स लॉस्ट बाय फायर वाली, 13 भी करी, और उसके बाद आई थिंक हमने ये 16th वाली करी थी। ऑल राइट, तो अभी एक दो एडजस्टमेंट मैं आपको और कराता हूं जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, ओके। जिसमें से एक एडजस्टमेंट है, इसको आप लिख लो, एडजस्टमेंट नंबर 14th, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। आपने गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सैंपल की तरह, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए सैंपल्स वगैरह देते हैं ना, कभी कभी नए प्रोडक्ट्स जो लॉन्च होते हैं वो सैंपल पहले मार्केट में आते हैं, लोग उनको कंज्यूम करते हैं, और अगर वो उससे खुश होते हैं फिर कंपनी जो है, जो मैन्युफैक्चरर है, बल्क में मैन्युफैक्चरिंग करती है और फिर वो उसको नॉर्मल सेल बेसिस के लिए काम करती है। तो यहां पर भाई हम ले लेते हैं, ये हमारा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के अंदर हमें यहां पर दी हुई है परचेजेस, कितनी है भाई परचेजेस, 50,000। ऑल राइट, और एडजस्टमेंट क्या बोल रही है, एडजस्टमेंट बोल रही है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स ₹20,000, 20,000 के गुड्स सैंपल की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो देखो जी फटाफट से इसकी क्या अब एक्चुअल में ट्रीटमेंट होने वाला है। परचेजेस तो 50,000 ऑब्वियसली ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, टू परचेजेस 50,000, पर इन्हीं परचेजेस में से जो हमने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए सैंपल्स की फॉर्म में 20,000, तो इसने हमारी क्या कर दी, हमारी परचेज को इसने कम कर दिया, लेस करेंगे सैंपल्स 20,000। एक एडजस्टमेंट तो इसकी यहां पर होगी, और अब आपके पास ये जो नेट बचेंगे ये आप यहां पर लिखोगे 30,000। तो दूसरी इसका ट्रीटमेंट कहां पर होगा, दूसरा इसका ट्रीटमेंट होगा ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे ही, मतलब P&L अकाउंट में, क्योंकि ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, और ये एक तरीके से आप क्या कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो, तो आप एडवर्टीजमेंट में डालोगे, एडवर्टीजमेंट के इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालोगे 20,000। आप एडवर्टीजमेंट की जगह 2 फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हैं, कोई भी उसमें आपको दिक्कत नहीं है, आपको इसमें कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, आप फ्री सैंपल्स भी लिख सकते हैं। तो यहां पर इसके दोनों ट्रीटमेंट ट्रेडिंग और P&L में ही होंगे, बैलेंस शीट में इधर कोई भी काम नहीं है। ओके, ऐसे ही चलते हैं भाई एक एडजस्टमेंट पे, और
और वो है हमारी एडजस्टमेंट नंबर 15। एडजस्टमेंट 15 क्या है? गुड्स विदड्रॉन फॉर ऑन यूज, अपने यूज के लिए, सेल्फ यूज के लिए ही हमने यहां पर क्या कर दिए, गुड्स को हमने विदड्रॉ कर लिया, ड्रॉइंग्स कर दी। ओके, क्या कर दी हम लोगों ने, हमने यहां पर ड्रॉइंग्स कर दी। तो आओ भाई, इससे रिलेटेड भी कुछ हम एक केस फ्रेम करते हैं कि जो हमारे एग्जाम में आ सकता है। ये है हमारा ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस में हमें गिवन है अगेन परचेजेस 50,000, और एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं गुड्स विदड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, कितने हैं भाई, 20,000। तो क्या इसका ट्रीटमेंट होगा, आओ जी फटाफट से हम लोग देखते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। सबसे पहली बात तो है भाई, जब परचेजेज है तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी। तो अगेन ट्रेडिंग अकाउंट में हम लिखने वाले हैं टू परचेजेस 50,000, और ये जो गुड्स विड्रॉ कर लिए ओनर ने अपने खुद के यूज के लिए, तो इसने हमारी परचेजेस को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हम परचेजेस में से क्या करेंगे, इसको माइनस करके दिखाएंगे, लेस, और क्या लिख देंगे, ड्रॉइंग्स, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए 20,000, और यहां पर भी अब नेट परचेजेस बचेंगी 30,000। और दूसरा काम क्या होगा, क्योंकि ये ड्राइंग्स है, दूसरा इसका इंपैक्ट कहाँ जाएगा, मुझे बताओ भाई, ड्राइंग्स कहाँ पर जाती है। सर ड्राइंग्स तो बैलेंस शीट के कैप लाइबिलिटी साइड में कैपिटल में से माइनस होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो यहाँ पर भी ऐसा ही होगा, जो आपको कैपिटल जितनी भी दी होगी, यहाँ पर मैं एक्स 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 करके लिख देता हूँ, माइनस कर देंगे ड्राइंग्स का अमाउंट, जो हमारे पास कितना है यहाँ पर 20,000, और जो नेट फिगर है वही हम यहाँ पर बाहर लिखेंगे। तो ये दो इंपैक्ट होने वाले हैं। तो इसी के साथ हमने सारी एडजस्टमेंट भी कर चुके हैं हम, और हमने एक ओपनिंग एंट्री बेस यहां पर क्वेश्चन भी देखा। चलो जी आगे चलते हैं। ओके, नाउ वी हैव दिस वन मोर क्वेश्चन, एंड इज आई थिंक दैट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्ट यही वाला क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, बट अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से करते हैं, इसकी एडजस्टमेंट अच्छे से समझते हैं, तो फिर जो भी क्वेश्चन आएगा मोर और लेस वो आप एग्जाम में कर सकते हैं। ओके, तो मैं जनरली पूरी ये मैराथन सीरीज में जो भी मैं क्वेश्चंस को उठाऊंगा वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और वो ऐसे क्वेश्चन होंगे कि एक क्वेश्चन उठाया और उसमें हमने बहुत सारी नॉलेज गेन कर ली। तो आओ जी फटाफट से इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये बुक्स एक्सट्रैक्ट हुई हैं गांगुली की, कह रहे हैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ 31 मार्च 16 को, और ये सारी नेसेसरी एडजस्टमेंट भी आपको करनी है जो आपको बाद में दी होंगी। देखो देखते हैं भाई क्या क्या है। गांगुली का कैपिटल अकाउंट का ठीक है भाई, स्टॉक ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न दिया हुआ है, कैरिज इनवर्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको मिला है 7250 का, कैश इतना बैलेंस पड़ा हुआ है, डिस्काउंट मिल गया, इन्वेस्टमेंट 5% के इंटरेस्ट पे आपने की हुई है, आपकी एसेट है, फर्नीचर इतना है, डिस्काउंट इतना अलाउ कर दिया, जनरल एक्सपेंसेस आपने इतने कर दिए। आगे देखो नेक्स्ट, रेंट है इतना, सैलरीज भी है, सन्ड्री डेटर्स हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं, लोन फ्रॉम देना बैंक, आपने लोन लिया हुआ है 12% के हिसाब से 1 लाख का, इंटरेस्ट आपने पे कर दिया, प्रिंटिंग स्टेशनरी का खर्चा, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ऑडिट फी का खर्चा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज टेलीग्राम, कैश इन एंड डिपॉजिट्स किए हुए हैं। ओके, डेबिट लिखा हुआ है तो हमने डिपॉजिट किया, हमारे लिए एसेट है। क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ढंग से, ड्राइंग्स आपको दी हुई है। अब यहां से हमारी स्टार्ट होती है एडजस्टमेंट, और हमारा मेन फोकस एडजस्टमेंट पे रहेगा। बाकी तो आपको छोटी छोटी चीजें सब पता है कि भाई परचेज कहाँ जाने वाली है, सेल कहाँ जाने वाली है, डेटर कहाँ जाता है, क्रेडिटर कहाँ जाता है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाते हैं, सब आपको पता है। तो आओ जी फटाफट से एडजस्टमेंट पे हम लोग फोकस करें। वैल्यू स्टॉक की कितनी है, 3,93,000। ओके, इसमें इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है, गुड्स रिटर्न करे हुए हैं कस्टमर ने, रिटर्न बाय कस्टमर ऑन 31 मार्च 16 टू द वैल्यू ऑफ 15,000, जिसकी आपने कोई एंट्री ही अपनी बुक्स में पास नहीं की। तो भाई गुड्स रिटर्न कर रखे हैं कस्टमर ने और आपने एंट्री ही पास नहीं की। तो आओ जी देखते हैं इसको हम कैसे ठीक करेंगे। मेरे पास यहां पर सॉल्यूशन भी है, तो मैं सिंपली आपको यहां से सॉल्यूशन में दिखाता चला जाऊंगा। ओके, तो 15,000 के यहां पर गुड्स रिटर्न हुए हैं।
तो ऑल राइट, आई थिंक इस क्वेश्चन में अभी और भी रिटर्न्स हैं, तो उसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर रुक जाते हैं। चलो जी, कोई बात नहीं। परचेज में इंक्लूड है फर्नीचर परचेज। अरे फर्नीचर परचेज कोई परचेज में थोड़ी इंक्लूड होता है, 10,000 रुपये। तो देखो क्या करेंगे, परचेज में से हटा देंगे। क्या आप इसको देख पा रहे हैं? पक्का पक्का बताना भाई, देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे? यस सर, हमारे को ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियरली विजिबल है। ओके जी, तो ये देखो जी, परचेज में से फर्नीचर को हटा दिया, क्योंकि ये एक्चुअल में फर्नीचर था और आपने परचेज में डाला हुआ था। तो क्या कर दिया, परचेज में से हमने इसको हटा दिया, और साथ ही साथ ये है हमारी बैलेंस शीट, ये है हमारी नन्ही मुन्नी बैलेंस शीट, ये देखो जी। और फर्नीचर का जो बैलेंस था उसमें हमने इस परचेज को क्या कर दिया, हमने फर्नीचर में परचेज को ऐड कर दिया, क्योंकि परचेज में 10,000 गए हुए थे, जबकि एक्चुअल में क्या था, ये फर्नीचर था। आगे चलते हैं। उसके बाद देखो फिर कह रहे हैं कि जब फर्नीचर में डेप्रिसिएशन कितना लगाना है, वो 10% लगाना है, तो वो तो आप लगा ही दोगे भाई। ये रहा हमारा फर्नीचर, तो 9,000 आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, 10,000 परचेज में गलती से चला गया था, हमने वहां से उठा के ऐड कर दिया, और उस पर जो डेप्रिसिएशन है वो हमने लगा दिया, सिंपल। और अगर आपको डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी देखना, तो ये देखो भाई, फटाफट से देखो। ओपनिंग जो फर्नीचर है, ओपनिंग जो यहाँ पर फर्नीचर है वो कितने का था, 9,000 का था। उस पर तो पूरे साल का लगेगा 900 रुपये का डेप्रिसिएशन। और ये जो आपने परचेजेस में इंक्लूड कर दिया था फर्नीचर है, परचेज ही आपने 1 जनवरी को किया था, तो इस पर सिर्फ 3 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, मतलब 250। तो ये टोटल जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1150, और 1150 डेप्रिसिएशन यहाँ से माइनस भी होगा और P&L में भी जाएगा, एज यू ऑल नो कि भाई डेप्रिसिएशन तो P&L में भी जाता है। आओ आपको दिखाऊं, ये देखो, ये देखो कहां पर खुसा हुआ है, ये रहा 1150। ओके, आओ जी चलते हैं नेक्स्ट एडजस्टमेंट। ये आपको लोन अकाउंट दिया हुआ है, देखो कितना स्पेशल क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट के अंदर अकाउंट दिया हुआ है, लोन अकाउंट ऑफ देना बैंक इन द बुक्स ऑफ गांगुली कैसे अपीयर करता है। इधर थोड़ा सा आपको करेक्शन करने की जरूरत है। ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तक तो यहां पर है, लेकिन ये जो सारा है इसको आप नीचे लिख लो, मतलब मैं इसको काट के थोड़ा सा ठीक कर देता हूं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन तक तो यहीं आएगा, और बाकी ये यहां पर आएगा 31 मार्च 16 बाय बैंक। ओके, मैं इधर से इसको काट देता हूं। ओके, तो इसका मतलब शुरू में ही आपके ऊपर लोन की लाइबिलिटी कितनी थी, 50,000 की। आपने 31 मार्च 16 मतलब इस ईयर एंड पे आपने और लोन ले लिया 50,000 का, तो टोटल लोन लाइबिलिटी कितनी हो गई, 1 लाख रुपए की हो गई। तो आओ देखेंगे बाद में इसको, क्योंकि इससे रिलेटेड हमको इंटरेस्ट देखना पड़ेगा कि कितना पे करना है। अगेन नेक्स्ट एडजस्टमेंट, सन्ड्री डेटर्स में इंक्लूड है 20,000 हमको लेने हैं रॉबर्ट से, और सन्ड्री क्रेडिटर्स में इंक्लूड है 10,000 हमने उसको देने हैं। ये एडजस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैंने और वैसे एडजस्टमेंट में कवर नहीं की, बट ये इतनी सिंपल है कि हम इसको क्वेश्चन के साथ ही समझ सकते हैं। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल को ओनिंग। मतलब एक ऐसा पर्सन है जो मेरा डेटर भी है और मेरा क्रेडिटर भी है, जिसकी वजह से जो फिगर्स है वो इन्फ्लेट हो रही है। मैंने एक बंदे से कुछ पैसा लेना भी है और मैंने उसको कुछ पैसा देना भी है, तो मैं नेटिंग करूंगा कि भाई नेट में मैंने देना है आपको या मैंने आपसे लेना है। और नेटिंग कैसे होती है, दोनों में से कम अमाउंट को हम कैंसिल कर देते हैं। कम का मतलब क्या, 20,000 कम है, 10,000 सर 10,000 कम है, तो मैं क्या करूंगा, 10,000 डेटर्स में से भी और क्रेडिटर में से भी, दोनों में से कट कर दूंगा, कैंसिल कर दूंगा, मतलब कम कर दूंगा। आओ फटाफट से देखते हैं। ये देखो जी, सन्ड्री क्रेडिटर्स में से 10,000 माइनस हो गया कि नहीं हो गया, यस सर हो गया। और डेटर्स में से देखो भाई, डेटर्स में से ये रहा, डेटर्स में से भी 10,000 माइनस हो रहा है। को ओनिंग हमने यहां पर लिखा हुआ है। तो बहुत ही सिंपल सी एडजस्टमेंट थी। आओ जी हम आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं जो इंटरेस्ट पेड है उसमें 3,000 रुपए तो हमने देना बैंक को ही पे किया है, जो आपने लोन वगैरह लिया है। ध्यान रखना इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और मे बी इट कैन बी रिपीटेड इन यूर एग्जाम। तो इंटरेस्ट पेड में 3,000 रुपए देना बैंक को देने वाला इंटरेस्ट है, तो हम आराम से कैलकुलेट करेंगे किन किन चीजों का कितना इंटरेस्ट बनता है। आगे पढ़ते हैं। इंटरेस्ट रिसीव्ड में कह रहे हैं 1,000 रुपए तो आपको सन्ड्री डेटर से इंटरेस्ट मिला है, और बाकी जो आपको इंटरेस्ट मिला है वो इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट से मिला है। मतलब इंटरेस्ट हमें 3 जगह से मिल रहे हैं। कहां कहां से, डेटर से और इन्वेस्टमेंट से और डिपॉजिट से। तो हम चेक करेंगे हमें तीनों में से, तीनों के कितने इंटरेस्ट मिलने चाहिए थे और कितना हमें मिला है। अगर हमें कम मिला है तो बाकी इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एक्रूड इंटरेस्ट। ओके, और फिर कह रहे हैं भाई प्रोवाइड करो इंटरेस्ट पेबल टू देना बैंक और इंटरेस्ट रिसीवेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये तो करेंगे ही, मतलब उसकी कैलकुलेशन करो और देखो अगर कुछ आउटस्टैंडिंग या एक्रूड बन रहा है तो उसकी भी एंट्री करो। फिर कह रहे हैं प्रोविजन बनाओ डाउटफुल डेट पे 5%,
अंडर सन्ड्री डेटर्स, और नो सच प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द डिपॉजिट। डिपॉजिट के लिए बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन भाई डेटर्स के लिए तो जरूर बना दो। तो ये तो बहुत सिंपल सी एडजस्टमेंट, हम इसको कर देंगे। फाइन, तो बस यही सब एडजस्टमेंट आई थिंक। हाँ जी, तो आओ सबसे पहले हम इंटरेस्ट की बात करते हैं। अगर मैं अपने ट्रायल बैलेंस में देखूं तो इंटरेस्ट कितना है, देखो रिसीव है 7,250, हमें इंटरेस्ट 7,250 मिला हुआ है। ओके, और हमें इंटरेस्ट तीन चीजों में मिलेगा, इन्वेस्टमेंट पे, डिपॉजिट पे और डेटर से मिल रहा है। तो इन्वेस्टमेंट हमने करी हुई है 25,000 की 5% पे, एक तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और हमने क्या करा हुआ है, और यहां पर देखो भाई डिपॉजिट भी था, ये रहा डिपॉजिट हमने करे हुए हैं 1.5 लाख रुपए, इस पे भी 10% हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और साथ में उन्होंने बोल दिया कि जो आपको इंटरेस्ट मिला है 1,000 रुपए तो आपको डेटर से मिला है। तो तीन जगह से इंटरेस्ट मिलना है, और टोटल आपका जो इंटरेस्ट इधर रिसीव्ड उन्होंने लिखा हुआ है 7,250 है। आओ देखते हैं मिलना चाहिए कितना था और मिला है कितना। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, आओ जी, ये है हमारी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन, ये देखते हैं। देखो फटाफट से इंटरेस्ट की अगर हम बात करें, इन्वेस्टमेंट पे कितना मिलना चाहिए, 25,000 की इन्वेस्टमेंट है, 5% के हिसाब से 1250। डिपॉजिट की बात करें, 1.5 लाख के डिपॉजिट है, 10% के हिसाब से 15,000। 1250 प्लस 15,000 बनता है 16,250, और एक्चुअल में कितना मिला है 6,250। तो कितना पेंडिंग है 10,000। सर एक्चुअल में 6,250 थोड़ी मिला है, उधर तो 7,250 लिखा था। अरे 7,250 में तो अभी 1,000 माइनस कर दो, जो डेटर्स वाला है उसी की तो हम बात ही नहीं कर रहे। 1,000 तो डेटर्स वाला उन्होंने क्लियर किया है, तो बाकी इसका मतलब 6,250 मिला होगा इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का मिला के। और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट की तो हम बात कर रहे हैं, और इन्वेस्टमेंट और डिपॉजिट का बनता कितना था, इनका बनता था 16,250, और मिला कितना है 6,250। इसका मतलब 10,000 रुपए अभी भी क्या है, एक्रूड है। और एक्रूड है तो कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट साइड पे जाएगा। आओ जी देखते हैं, तो जो भी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सब करेंगे। ये देखो जी, एक्रूड इंटरेस्ट यहां पर आ गया 10,000, और इंटरेस्ट को हम देखते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस में कितने का है, जितना हमारा बनता था। ये देखो जी 7,250 तो हमको मिल चुका है, हम कब मना कर रहे हैं, और 10,000 हमारा पेंडिंग है, तो टोटल इनकम 17,250। अब हम बात करते हैं जो इंटरेस्ट हमने देना है। हमने इंटरेस्ट किसको देना है, एक तो भाई देना बैंक से हमने लोन ले रखा है। जो लोन हमने 50,000 का स्टार्टिंग ऑफ द ईयर पे ही लिया हुआ था, 1 अप्रैल 15, बल्कि पुराना चलता आ रहा है, इस पे तो पूरे साल का हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और ये जो हमने लोन लिया ये तो 31 मार्च को लिया है, और 31 मार्च तो हमारी क्लोजिंग डेट है, इस पे कोई भी इंटरेस्ट हम नहीं देंगे। ओके जी, और भी हमने क्या किसी पे इंटरेस्ट देना, और देना बैंक का रेट क्या इंटरेस्ट का, देखो भाई लिखा हुआ है लोन फ्रॉम देना बैंक एट 12%। तो 50,000 के लोन पे हम 12% इंटरेस्ट देंगे। फाइन, और तो आओ जी इसकी हम यहां पर एडजस्टमेंट को देखते हैं। और इंटरेस्ट अगर हम वैसे देखें, यहां पर देखो पेड आ रहा है 4,500, तो कितना इंटरेस्ट हमें देना चाहिए था और कितना हमने एक्चुअल में पे करा है, बीच का डिफरेंस हो जाएगा कि कितना पेंडिंग है। लेट्स सी, ये देखो जी इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग। लोन हमने देना बैंक से लिया 12% के हिसाब से, तो 50,000 के लोन पे 12% के हिसाब से बनता है 6,000। हमने पे करा है 3,000 रुपए, लिखा हुआ है कहां पर, ट्रायल बैलेंस में। ये देखो भाई इंटरेस्ट पेड अभी मैंने आपको दिखाया था। अच्छा ये 4,500 है, लेकिन इसमें बाकी जो इंटरेस्ट है वो किसी और चीज का है। ओके, आओ वो भी मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं कि और जो इंटरेस्ट है वो किस चीज का है। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये इंटरेस्ट पे किया हुआ है पक्का पक्का, किसी और चीज के लिए भी इन्होंने शायद पे किया है यहां पर। हमने इसका तो देख लिया कितना बनता है। ओके, तो देखो भाई फटाफट से, तो आओ जी एडजस्टमेंट में हम देखते हैं भाई। यहाँ पर हमारे पास एक एडजस्टमेंट है, यस, सी दिस इंटरेस्ट पेड में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट पेड में 3,000 रुपये आपने पे करे हैं देना बैंक को। और देना बैंक के कितने बनते हैं हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किए कि भाई देना बैंक से हमने जो लोन लिया है वो लिया है 50,000 का बेसिकली। ये तो एंड में है, इस पर तो लाइबिलिटी बनेगी नहीं, एंड में लिया है ईयर एंड पे। तो 50,000 पे 12% के हिसाब से 6,000 रुपये की हमारा
इंटरेस्ट टू देना बैंक हमारा यहाँ पर बनता है, और जिसमें से हमने 3000 पे किया है, इसका मतलब 3000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। वही मैं यहाँ पर आपको वर्किंग नोट दिखा रहा था सीधी। देखो जी फटाफट से, लोन देना बैंक 12% के हिसाब से है, 50,000 का 12% 6,000, ऑलरेडी पेड कितना है 3,000। ये ट्रायल बैलेंस में नहीं है, एक्चुअली में एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था। ओके, तो 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, और जो एडजस्टमेंट में इंटरेस्ट लिखा हुआ है वो बाकी भी किसी और चीजों का हो सकता है, जैसे क्रेडिटर वगैरह को हमने इंटरेस्ट पे करना है, जैसे हमें डेटर से इंटरेस्ट यहाँ पर मिल भी रहा है, तो आप उसको यहाँ पर समझो। ओके, ये जो हमें यहाँ पर इंटरेस्ट के बारे में उन्होंने बताया है, ये देखो, हाँ, ये जो इंटरेस्ट पेड है 4500, इसमें से 3,000 रुपये तो देना बैंक वाला है जो हमें एडजस्टमेंट में क्लियर कर दिया, बाकी जो 1500 है ये अदर्स वाला है। तो कुछ भी है भाई, 3,000 देना बैंक को हमने पे कर दिया है और टोटल 6,000 बनता है, इसका मतलब 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। इसको हम अपने फाइनल अकाउंट्स में अलग अलग जगह पर दिखाएंगे। आओ जी देखते हैं। ये देखो भाई, इंटरेस्ट 4500 का टोटल पेड और 3,000 का अभी भी क्या है, आउटस्टैंडिंग है। और सिमिलरली ये हमारी बैलेंस शीट में भी आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी वाली जगह पर दिख जाएगा, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3000। फाइन, और कोई एडजस्टमेंट भाई? और देखते हैं भाई क्या यहाँ पर एडजस्टमेंट है। ये सब हमने यहाँ पर कवर कर ली है। प्रोविजन बनाना है डाउटफुल डेट पे 5%, बहुत ही सिंपल एडजस्टमेंट है सन्ड्री डेटर्स पे। आओ जी देखते हैं। ये देखो भाई, सन्ड्री डेटर्स का बैलेंस था 1,20,000, सेल्स रिटर्न हुई थी 15,000 हुई थी ना स्टार्टिंग में, ये देखो एडजस्टमेंट थी स्टार्टिंग में, सेल्स 15,000 रुपए की हमने रिटर्न, ये रही ये रही ये रही, ये देखो इसके अंदर इंक्लूड करे हुए हैं गुड्स जो एक्चुअल में रिटर्न कर दिए कस्टमर ने 15,000 रुपए की, और उसके अभी तक आपने कोई भी एंट्री नहीं की है। तो 15,000 रुपए यहाँ पर मैंने सेल रिटर्न में दिखा दिया, और मैं इसको सेल्स में से भी पक्का पक्का माइनस करूंगा। तो 15,000 तो एक ये सेल रिटर्न हो गई, को ओनिंग हमने माइनस कर दिया। ये तो हो गई हमारी रेक्टिफिकेशन, जैसे मैंने आपके साथ एडजस्टमेंट में डिस्कस किया था। अब जो वैल्यू 95,000 आई, इस पे हमने 5% प्रोविजन बनाया, एंड क्लोजिंग वैल्यू या नेट वैल्यू 9250, और प्रोविजन का अमाउंट हमारा पी एंड एल अकाउंट की भी डेबिट साइड में आ जाएगा। ओके, पहले हम देखते हैं कि हमने ये सेल रिटर्न तो 15,000 माइनस कर दिया, हमको ये सेल में से भी माइनस करना है, पर आई थिंक और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो रिटर्न की फॉर्म में हैं। ओके ओके, यहाँ पर अच्छा फटाफट से हम लोग यहीं पर देखते हैं भाई हमने यहाँ पर क्या किया हुआ। ये देखो भाई, अगर हम रिटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमने 15,000 तो माइनस किए हुए हैं, और 43,000 जो हमने माइनस यहाँ पर किया हुआ है, 43,000 टोटल हमने यहाँ पर, क्योंकि 58,000 माइनस किया हुआ है। हाँ हाँ, यहाँ पर आप देखो, यस, यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर हमारे पास सेल्स रिटर्न भी है 43। तो सेल्स रिटर्न एक तो नॉर्मल 43, और जो एडजस्टमेंट में लिखी हुई है रिटर्न कर दी है 15। तो भाई टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 58,000, और ये 58,000 हमने अपनी सेल्स में से क्या कर दिया, हमने इसको माइनस कर दिया है। ओके, तो मोर और लेस हमने यहाँ पर सारी की सारी एडजस्टमेंट डिस्कस कर ली। बाकी तो ऑडिट फी, इंश्योरेंस प्रीमियम और ये ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पोस्टेज सब पता है आपको, हम इसको फटाफट से एक्सपेंस में डालते जाएंगे, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना। कैश इन एंड हमारा एसेट होगा। ओके जी, ड्राइंग कैपिटल में से माइनस हो जाएगी, प्रिंटिंग स्टेशनरी अगेन एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सन्ड्री क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में हमने देखा, डेटर्स हमने देख ही लिया, रेंट और सैलरीज एक्सपेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे, तो इसमें तो कोई आपको भी दिक्कत नहीं है। ओके, कैपिटल अकाउंट है, ये हम लाइबिलिटी में लिखेंगे। ये ओपनिंग स्टॉक है, ये सेल रिटर्न माइनस कर लेंगे, परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस, कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रेडिंग में जाएगा, ये भी कैश है तो ये भी कैश में ऐड हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम, इन्वेस्टमेंट एसेट, फर्नीचर एसेट, डिस्काउंट अलाउ आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एंड जनरल एक्सपेंसेस आल्सो इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सो दैट्स इट। ये सारी एडजस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और खास करके अगर मैं बात करूं तो इंटरेस्ट से रिलेटेड, तो अच्छे से इसको करिएगा, जिससे कि अगर एग्जाम में आप इसको बिल्कुल एक्यूरेट कर पाएं। और सारी वैसे भी हमने एडजस्टमेंट यहाँ पर रिवाइज कर ली है। तो इसके बाद अगर हम सेकेंड पार्ट ऑफ दिस फाइनल अकाउंट की बात करें, जो है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज। अच्छा, मैं आपको बता देता हूं कि फाइनल अकाउंट में आपको अपने आप से भी क्या क्या चीजें रिवाइज करनी है, मतलब जो एग्जाम में आ सकती है। मेरा ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जितनी भी चीजें टच कर सकूं वो यहाँ पर करूं, अदरवाइज आपको बता दूं। तो देखो, कुछ छोटे क्वेश्चंस भी हैं, दैट इज शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, जिसको मैं एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन बोल सकता हूं, जिसमें हमको कोई फॉर्मली पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट तो नहीं बनाने होते, पर हाँ कुछ छोटा छोटा काम करना होता है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है मिसिंग फिगर्स वाले, वो बिलीव में बहुत सिंपल है, और मुझे पता है बच्चों की उस पर ग्रिप भी बहुत अच्छी है। तो वो मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चन एक बार जरूर जरूर आप लोग देख के जाएंगे। और सर क्या है, और भी कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन हैं,
जैसे कोई मैगजीन्स का क्वेश्चन है कुछ, या फिर कोई वर्कर्स वगैरह है उनकी सैलरी है, आपको उसमें बताना है कि भाई वर्कर की सैलरी और ट्रेनी की सैलरी आउटस्टैंडिंग कितनी है या उनकी एक्चुअल में पेड कितनी है। बस वो एक एक उन्होंने पॉइंटर्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट में ये बताओ, सेकंड में ये बताओ। तो वो छोटे छोटे से क्वेश्चन है, जैसे आपको एक वर्किंग नोट बनाना है और आंसर देना है, कोई आपको उसमें ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट नहीं बनानी। तो ये भी छोटे छोटे क्वेश्चन, मिसिंग फिगर वाले या ये सब क्वेश्चन भी जरूर आप देख के जाएंगे। क्या पता इंस्टीट्यूट आपको स्मॉल क्वेश्चन में भी फाइनल अकाउंट में से कोई क्वेश्चन दे सकता है। चलो जी, अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज होती हैं वो किस तरीके से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती हैं, वो एक अकाउंट बनाती हैं जिसका नाम होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा ये अकाउंट है, लेकिन इसका फॉर्मेट थोड़ा सा अलग बनेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं पर्टिकुलर यूनिट्स एंड अमाउंट, की कितनी यूनिट पे क्या खर्चा आ रहा है, अगेन पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। यहाँ पर देखो भाई, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड होगा सबसे पहले हम उससे इसको स्टार्ट करेंगे। रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकाला जाता है, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, इतना कंज्यूम हो गया। शुरू में मेरे पास कितना था, ऐड मैंने और परचेज कितना कर लिया, अगर मैं लेस कर दूं कि कितना बच गया, इसका मतलब बैलेंस क्या हो गया, बैलेंस यहां पर कंज्यूम्ड हो गया, यूनिट्स, और उसी को हम यहां पर अमाउंट में लिखेंगे। कोई डायरेक्ट वेजेस अकर हुई है कितनी यूनिट्स पे कितना अमाउंट, वो भी लिखेंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस सिमिलरली। फिर रॉयल्टी अगर आपका कोई खर्चा हुआ है उसके बारे में लिखेंगे। फिर आता है यहाँ पर हायर चार्जेस और रिपेयर एंड मेंटेनेंस, डेप्रिसिएशन, सिमिलर लाइक जैसे हम P&L अकाउंट में भी डेप्रिसिएशन लिखते थे। और एंड में हम लिखेंगे फैक्ट्री एक्सपेंस, अगर कोई फैक्ट्री के और खर्चे हैं, और यहां पर आ जाएगा भूलना मत ओपनिंग WIP, क्योंकि अब रॉ मटेरियल से हम गुड्स WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस तक लेके आ गए हैं। ओके, और अगर हम बात करें क्रेडिट साइड की, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय बाय प्रोडक्ट। ये दो बार बाय गलती से नहीं लिखा, ये ऐसा ही है, बाय बाय प्रोडक्ट। जब हम फैक्ट्री में कोई काम करते हैं तो कोई हमारे पास सेकेंडरी प्रोडक्ट या बाय प्रोडक्ट अपने आप इमर्ज हो जाता है, जो वेस्ट हो सकता है, लेकिन हमारे लिए वो वेस्ट है, किसी के लिए वो एडवांटेज हो सकता है और उसके लिए भी हमें कुछ पैसा मिलेगा। तो उसको हम यहां पर लिखेंगे जितना अमाउंट हमें अपने बाय प्रोडक्ट में मिल गया, वेस्ट में मिल गया, किस पे, नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे, जितना हमें अमाउंट रियलाइज हो रहा है। क्लोजिंग WIP, देखो हमने यहाँ पर क्या करा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और लेस करा ना क्लोजिंग स्टॉक। तो WIP का भी हमने मोर और लेस यही किया है, यहाँ पर हमने ओपनिंग लिखा और अगर हमने क्लोजिंग को क्रेडिट पे लिख दिया तो एक तरीके से वो माइनस ही हो गया है, लेकिन हम इसकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से दिखाते हैं। ये सब करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास आ जाएगी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या आ जाएगी हमारे पास, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यही ऑब्जेक्टिव होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, और ये चली जाएगी ट्रेडिंग अकाउंट में। इन केस मैन्युफैक्चरर जो है वो ट्रेडर भी है तो वो कंटिन्यूएशन में मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, P&L तीनों अकाउंट बना सकता है, ये उसका लिंक है। तो यहां से ट्रेडिंग अकाउंट जो फिगर होगी वहां पर हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे टू मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, और यहां से हम उसको स्टार्ट कर देंगे। तो दिस इज अवर बैलेंसिंग फिगर। ओके, यहाँ पर मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि भाई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज क्या क्या होती हैं। आओ इसको फटाफट से पढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज आर जनरली प्रिपेयर अ सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज अ पार्ट ऑफ देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाती हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का, इज टू कंप्यूट, क्या कंप्यूट करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, कितनी आपने जो प्रोडक्शन की उसकी आपको कॉस्ट क्या पड़ी इन अ फैक्ट्री। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स आर देन ट्रांसफर्ड, इसको ट्रांसफर कहां करा जाता है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में से ट्रेडिंग अकाउंट में। ये मैंने आपको अभी बताया, जब हम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट कंप्लीट करते हैं उसके बाद हम इसको ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट शोज GP, यू ऑल नो, वहां से हमको ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, व्हाइल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट शो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या प्रोड्यूस्ड। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट डील्स विद रॉ मटेरियल एंड WIP, व्हाइल ट्रेडिंग अकाउंट डील्स विद फिनिश्ड गुड ओनली, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट किस में डील करता है, रॉ मटेरियल WIP का, जो हमने यहां पर देखा अपने फॉर्मेट के अंदर। यहां पर हमारे पास देखो रॉ मटेरियल भी आया और यहां पर हमारे पास WIP भी आया। ओके, चलते हैं आगे, एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं बिल्कुल मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट पे बेस, जिससे हमारी इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी और अल्टीमेटली हमको एग्जाम में बेनिफिट होना ही होना है। आओ जी फटाफट से पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन रहा, ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखो भाई फटाफट से, मिस्टर विमल रन्स अ फैक्ट्री which produces soap, साबुन बनाते हैं। Following details were available in respect of his manufacturing activities for the year ended 31st March 16. Opening WIP units and 10,000, अमाउंट आपके सामने है। Closing WIP units and 12,000, अमाउंट आपके सामने है। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 170, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल 190, परचेजेस, हायर चार्जेस मशीन का है 0.60 पर यूनिट मैन्युफैक्चर। अभी हमें देखना पड़ेगा यूनिट मैन्युफैक्चर कितनी हुई है। हायर चार्जेस ऑफ फैक्ट्री जिसका टोटल अमाउंट आपको दिया हुआ है। डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्टेड
कितने पे हमने डायरेक्ट वेजेस कॉन्ट्रैक्ट किए हैं? 0.80 रुपीज पर यूनिट मैन्युफैक्चर्ड। तो अगेन हमें पर यूनिट मैन्युफैक्चर चाहिए ही चाहिए होगा, और 0.40 पर यूनिट ऑफ क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी। ओके, तो क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी तो हमें पता है कितनी है, 12,000 यूनिट्स है। ओके, हमको यहां पर गिवन है, लेकिन यूनिट मैन्युफैक्चर्ड अभी तक मुझे नहीं मिली। रिपेयर एंड मेंटेनेंस 1,80,000। आओ जी देखें, ये रही यूनिट प्रोड्यूस या यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, सेम मीनिंग होता है। 5 लाख यूनिट्स प्रिपेयर करो फटाफट से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। आओ जी इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। दिस इज अवर मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। बहुत अच्छी हमें एग्जाम में प्रेजेंटेशन देनी है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड सब कुछ लिख के आएंगे, डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर यूनिट्स अकाउंट पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट। आगे देखो, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालेंगे? अगेन वैसे ही, ओपनिंग स्टॉक भी हमारे पास है, परचेज भी हमारे पास है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। ओपनिंग एट परचेज लेस क्लोजिंग हमारे पास आ गया यहाँ पर कंज्यूम्ड अमाउंट। ओपनिंग डब्ल्यूआईपी हमें यहाँ पर यूनिट्स गिवन है और हमें यहाँ पर अमाउंट भी गिवन है, एज इट इज कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर लिख दिया। डायरेक्ट वेजेस की बात करें तो उन्होंने क्या बोला? 0.8 ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, तो 0.8 इंटू 5 लाख प्लस 0.4 इंटू उन्होंने क्या बोला? क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी भी, ये भी वेजेस है, तो उसको भी ऐड कर दिया, टोटल अमाउंट यहाँ पर आ गया। सिंपल, जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहे हैं हम वैसे वैसे कर रहे हैं। उसके बाद हायर चार्जेस की बात करें तो 0.6 ऑफ यूनिट मैन्युफैक्चर्ड, सो 0.6 इंटू 5 लाख। हायर चार्जेस ऑफ मशीन कितना आ गया? 3 लाख। हायर चार्जेस और फैक्ट्री आपको डायरेक्ट टोटल अमाउंट दिया हुआ, हमने यहाँ पर डाल दिया। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस कितना है? 180, हमने यहाँ पर डाल दिया। उसके बाद देखो जी, उसके बाद क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी आपको यूनिट्स और अमाउंट गिवन है, हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड में हमें क्या करना है? बहुत ही सिंपल, यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आपको गिवन था, हमने यहां पर लिख दिया, और ये हमारी हो गई बैलेंसिंग फिगर। बस इतना सा हमें यहां पर काम करना है, एंड वी हैव गॉट अवर अमाउंट फॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। बस इतना सा काम हमें यहां पर करना होता है, और ये अमाउंट हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में चला जाएगा। ऑल राइट,